हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम के लिए हम इथिक्स एंड मोरल वैल्यूज के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस आज करेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने 50 क्वेश्चन सिर्फ इनके आंसर भी याद करके चले गए तो 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। तो चलिए एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अपने करियर में सफल होने के लिए एक अच्छा होना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड टू बी अ सक्सेसफुल इन करियर। अपीयरेंस, अटेंडेंस, एटीट्यूड या रिस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका एक अच्छा गुड एटीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटीट्यूड होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, काम पर फिल इन द ब्लैंक्स होना जरूरी है हर दिन और समय पर, जब तक कि आप बीमार ना हो या कोई पारिवारिक आपात स्थिति ना हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एट वर्क एवरी डे एंड ऑन टाइम अनलेस यू आर सिक और हैव अ फैमिली। तो इसका क्या हो जाएगा कि आप काम पर होना आपका जरूरी है कि जब तक आप बीमार ना हो जाएं। आपका अपीयरेंस होना जरूरी है, आपका अटेंडेंस जरूरी है, आपका एटीट्यूड जरूरी है या आपका रिस्पेक्ट जरूरी है। दोस्तों, काम के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि जब तक आप बीमार, तो हम क्या करते हैं, जब तक हम बीमार नहीं हो जाते तब तक किसी काम में हमारा क्या रहता है? अटेंडेंस रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका अटेंडेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? मजबूत का अर्थ है कि आपके पास नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। स्ट्रॉन्ग मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मोरल एंड इथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। आपके पास क्या है? कॉपरेशन, सहयोग है, कॉन्फिडेंस है, एटीट्यूड है या करेक्टर। अगर आपके पास गुड क्या है? कैरेक्टर है। क्या है? अगर आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो आप दूसरों से क्या करेंगे? रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। काम पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं होते हैं। तो क्या होना चाहिए? काम पर आवश्यक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए या इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। तो सर काम पर हमेशा क्या होना चाहिए? काम पर हमेशा सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काम पर हमेशा एक दूसरे का क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। Fill in the blanks. Skills such as writing, speaking, and body language are important work ethics so that you can be clear in your message to others. कौशल जैसे लिखना, बोलना, बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता है ताकि आप दूसरों को अपने संदेश स्पष्ट कर सके। ये क्या है? कम्युनिकेशन के साधन है, कोऑपरेशन यानी सहयोग है, ऑनेस्टी है या इंटीग्रिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? सर ये सारे के सारे क्या हैं? कम्युनिकेशन के साधन हैं। आप लिख कर किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कुछ गेस्चर के थ्रू उन्हें क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि आप एक उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यदि आप अपने मूल्यों पर कायम हैं, भले ही दूसरे आप पर कुछ गलत करने के लिए दबाव डालते हों या वे आपका मजाक उड़ाते हों। यदि आप एक उच्च स्तर के व्यक्ति हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए या इंटीग्रिटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? संचार, बी में सहयोग, सी में ईमानदारी और डी में सत्यनिष्ठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सत्यनिष्ठा, अगर आप इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति हैं कि सर नहीं मेरा तो ये स्टांस है, मैं इसी स्टांस पर रहूंगा, तो आपका मजाक
उड़ाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास नहीं है तो आप वास्तव में झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले या दूसरों को धोखा देने के लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपके पास क्या नहीं है, ईमानदारी नहीं है। क्या नहीं है? अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है तो आप क्या है, झूठ बोलेंगे, क्योंकि झूठ को क्या है, छुपाना पड़ता है, सच को कभी छुपाना नहीं पड़ता। तो यदि आपके पास ईमानदारी नहीं है तो आप वास्तव में झूठ बोलने, धोखा देने या धोखा देने से मुसीबतों में पड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप काम पर चीजों को व्यवस्थित रख सकते हैं और एक साफ सुथरा कार्यस्थल है तो आपके पास एक बहुत अच्छा, सर अगर हम किसी भी स्थान को साफ सुथरा रखते हैं तो हमारे पास एक क्या होना चाहिए सर, एक हमारे पास टीम वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीम वर्क। तो पहला ऑप्शन दिया है लॉयल्टी। लॉयल्टी का यहाँ पर कार्यस्थल से, काम से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए या डी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ लोग हों, स्किलफुल लोग हों, तभी हम अपने कार्यस्थल को क्या कर पाएंगे, साफ सुथरा रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हमेशा महत्वपूर्ण है आप अपने आप को, दूसरों को और वह स्थान जहां आप काम करते हैं हमेशा क्या जरूरी है? इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू योर सेल्फ, अदर एंड द प्लेस वेयर यू वर्क। अपीयरेंस, कॉपरेशन, बातचीत या रिस्पेक्ट। तो सर जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, तो एक दूसरे के साथ आपको हमेशा क्या है सर, रिस्पेक्ट से रहना है। क्या करना है? एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है। क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। उनके, अपने और सभी के काम की क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। यदि आपके पास है तो आप एक विश्वसनीय व्यक्ति होंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप अपनी कंपनी के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आपके पास क्या है? लॉयल्टी है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, प्रोडक्टिविटी है या रिस्पेक्ट है। यदि आपके पास है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, सर अगर आपके पास है ना, आप लॉयल है, क्या है? अगर आप लॉयल हैं तो क्या होगा? वो कंपनी देखेगी कि आप अपने काम के प्रति क्या हैं, लॉयल हैं कि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, लॉयल्टी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कार्य नैतिकता महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप काम पर होते हैं तो आपसे समय बर्बाद किए बिना या बहुत कम काम करने के लिए भुगतान प्राप्त किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। वर्क ethics is important because when you are at work, you are expected to perform your duties without wasting time or getting paid for doing very little। कह रहा है कि सर अगर आप काम पर होते हैं तो समय बर्बाद किए बिना बहुत कम काम करने के लिए भुगतान किया जाता है, तो आपके कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, लॉयल्टी, निष्ठा, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोडक्टिविटी और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? रेस्पेक्ट। तो 11 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर आपको क्या होना चाहिए, जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम की आपको क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी आउटपुट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे काम के लिए अच्छा आउटपुट आना चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या चाहता है कि अच्छा आउटपुट आना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ काम अकेले नहीं किए जा सकते और कुछ बहुत बेहतर और तेजी से किया जा सकते हैं यदि आपके पास की गुणवत्ता है। Some jobs cannot be done alone and some can be done much better and faster if you possess the quality of। अगर किसी काम की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, टीम वर्क और सहयोग। सर अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक अच्छा टीम वर्क है तो किसी भी काम को हम बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे सपोज करिए अगर कोई एक लकड़ी है तो उसे हम तोड़ेंगे आसानी से टूट जाएगी, दो लकड़ी है तोड़ेंगे आसानी से टूट जाएगी। लेकिन अगर हम उन्हीं लकड़ियों को एक बंडल बना लेंगे और उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? टीम वर्क है। तो कहते हैं हमेशा एकता में ही एकता होती है। तो यही बात कर रहा है कि अगर हमारे पास एक अच्छा टीम वर्क है तो काम को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blanks means you can be trusted to do what you are expected to do at work।
क्या होने का अर्थ है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, जो आपसे काम पर करने की अपेक्षा की जाती है। सर अगर आपके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, टीम वर्क है या कॉपरेशन है। तो देखिए सर अगर हमारे पास क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप पर, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो आप पर क्या किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलती नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यहां पर ऑप्शन में आप गलती कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14, काम के लिए उचित रूप से कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है और दांतों को ब्रश करने, ठीक है, डिटर्जेंट लेकिन मजबूत इत्र या कोलोन नहीं, और साफ बाल रखने सहित अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रेस appropriately for work and have a good personal hygiene including brushing teeth, wearing deodorant but not strong perfume or cologne and have neat hair। यानी कुछ कहना चाह रहा है कि सर आपके पास क्या है, आप साफ सुथरे कपड़े पहने, है ना, अच्छे से ब्रश करें। ये क्या कह रहा है, तो होना चाहिए अपीयरेंस, अटेंडेंस, एटीट्यूड या रिस्पेक्ट। सर ये सारी चीजें किस लिए जरूरी है, तो सर ये चीजें क्या है, अगर आप अच्छा दिखेंगे, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो किसके लिए जरूरी है, अपीयरेंस, यानी आपको अच्छा दिखने के लिए, किसने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो ये सब चीजें किसके हैं, पहले इंसान क्या करता है, किसी इंसान को पहले देखता है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहले व्यक्ति किसी को क्या करता है, देखता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप साफ सुथरे दिख रहे हैं, आपका बाल अच्छा है ना, तो इंसान क्या करता है, ये इंसान को अट्रैक्ट करता है। तो यही चीजें कह रहा है कि आपको क्या होना चाहिए, ये आपको गुड लुकिंग के लिए अच्छा है, तो आपका अच्छा अपीयरेंस होगा। नेक्स्ट, व्यावसायिक नैतिकता क्या है, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक स्थितियों, गतिविधियों और निर्णयों का अध्ययन जो सही है और गलत है मुद्दों को क्या करना, संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसे उन निर्णयों के रूप में परिभाषित किया गया है जो संगठन उन मुद्दों पर लेते हैं जिन्हें सही या गलत माना जाता है। थर्ड दिया हुआ है, नैतिकता जिसे किसी संगठन की प्रथाओं पर लागू किया जा सकता है। व्यवसाय एक अच्छा नैतिक मानक प्राप्त करने के लिए नैतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। तो अगर हमसे बात करें कि सर बिजनेस इथिक्स क्या है, तो बिजनेस इथिक्स क्या है, व्यावसायिक स्थितियां, गतिविधियां, निर्णयों का क्या करना, अध्ययन करना, और जो सही गलत है मुद्दों को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नैतिकता और कानून ओवरलैप कहा जाता है। इथिक्स एंड लॉ ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड येलो एरिया, व्हाइट एरिया सफेद क्षेत्र, ब्लैक एरिया या ग्रे एरिया। तो अगर हम बात करें इथिक्स एंड लॉ को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो सर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप है, इन्हें हम बोलेंगे ग्रे एरिया। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रे एरिया। सर ये येलो एरिया नहीं है, व्हाइट एरिया नहीं है, ब्लैक एरिया नहीं है, इसे हम बोलेंगे ग्रे एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिजनेस स्कूलों में नैतिकता शिक्षण के लिए होगा। टीचिंग इथिक्स इन बिजनेस स्कूल बिल, यानी जो बिजनेस स्कूल है, व्यावसायिक स्कूल है, उसमें नैतिकता शिक्षण के लिए क्या होगा, नैतिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, प्रबंधकों को नैतिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाएं, मेक मैनेजर सेंसिटिव टू इथिकल इश्यूज, भविष्य के प्रबंधक को अनैतिक प्रथाओं के निहितार्थों से अवगत कराएं, मेक फ्यूचर मैनेजर अवेयर ऑफ इंप्लीकेशन ऑफ अनइथिकल प्रैक्टिसेस। ऑप्शन नंबर डी दिया है, मार्गदर्शक प्रबंधक जब वे नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, गाइड मैनेजर्स व्हेन दे फेस इथिकल डायलेमस, या ऑप्शन नंबर ई बोला है ऊपर के सभी। तो इस देखिए, ये जो बिजनेस स्कूल में सर जो हमारा टीचिंग इथिक्स होगा, इन सभी चीजों के कि सर नैतिकता पर जागरूक बनाए, प्रबंधकों को नैतिक मुद्दों के बारे में सेंसिटिव बनाए, भविष्य के लिए
अनइथिकल चीजों से क्या करे, उन्हें अवगत कराए और उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव आए तो आप ऐसा मान के चलिए कि 99% आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव ही होगा। नेक्स्ट, नीतियों और सिद्धांतों का एक लिखित विवरण जो सभी कर्मचारियों के व्यवहार को निर्देशित करता है कहलाता है। अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इज कॉल्ड। सर इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कोड ऑफ एथिक्स, वर्ड ऑफ एथिक्स, इथिकल डायलेमा या इनमें से कोई नहीं। तो सर अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सर कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता। क्या कहते हैं? आचार संहिता की नीतियों और सिद्धांतों का एक लिखित विवरण जो कर्मचारियों के व्यवहार को निर्देशित करता है, इसे हम बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रबंधन के सामाजिक उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कार्यस्थल में विशिष्ट वातावरण बनाने के लिए, टू क्रिएट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन वर्क प्लेस, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव सोसाइटी वेलफेयर, समाज के कल्याण की रक्षा और सुधार के लिए, और ऊपर के सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर देखिए सर हमसे किसकी बात कर रहा है? हमसे कह रहा है कि प्रबंधन के सामाजिक उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण क्या है। व्हाट इज द क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो सर मैनेजमेंट का कार्य क्या है? सर हम मैनेजमेंट किसको देते हैं? सर मैनेजमेंट हम ऐसे व्यक्ति को देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की बात कर रहा है कि सर हमें अधिक से अधिक क्या हो सके, हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन कर सके, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर हम उसी व्यक्ति को मैनेजमेंट देते हैं जो क्या करे, चीजों को मैनेज कर ले, मतलब कम पैसों में अच्छा मैनेजमेंट कर ले, इसलिए तो इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन साझा संगठनात्मक मूल्यों का उद्देश्य है? विच ऑफ दिस इज अ पर्पस ऑफ शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू? ऑप्शन नंबर ए। अब शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू का मतलब क्या है? बिल्ड टीम सपोर्ट बनाएं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एफर्ट्स, विपणन प्रयासों को प्रभावित करें, प्रबंधकों के निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करें, गाइड मैनेजर्स डिसीजंस एंड एक्शन, ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर टीम का सपोर्ट बनाए रखे, बिल्कुल जरूरी है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एफर्ट्स, बिल्कुल जरूरी है। गाइड मैनेजर्स डिसीजन एंड एक्शन, सर ये भी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा एक कारक है जो नैतिक और अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? विच ऑफ दिस इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट इथिकल एंड अनइथिकल बिहेवियर? सर इथिकल डायलेमा, डाइवर्सिटी, टीम वर्क और ओपन कम्युनिकेशन। तो हम क्या करेंगे सर, ओपन कम्युनिकेशन क्या है? सर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सर टीम वर्क का सर नैतिक और अनैतिक से टीम वर्क का कोई लेना देना नहीं है। सर डाइवर्सिटी, विविधता, ये भी नहीं है। तो सर इसका क्या हो जाएगा? एथिकल डायलेमा, यानी नैतिक दुविधा जो है सर ये होता है कि कौन सा कार्य क्या है, एथिकल है और कौन सा अनैतिक है, यानी अनइथिकल है। तो इसे हम बोलते हैं इथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा इसे कहते हैं। नेक्स्ट, द टर्म refers to principles, values and beliefs that define right or wrong behavior. शब्द सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नहीं सर गलत है। एम्पावरमेंट, नहीं गलत है। इनोवेशन, इनोवेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। और सर इथिक्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? इथिक्स। सर अगर हम प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड बिलीफ्स, तो इसकी हम बात करेंगे बिलीफ्स की, तो इसे हम क्या बोलेंगे सर? इसे हम बोलेंगे इथिक्स। क्या बोलते हैं? इथिक्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नैतिक विकास का दूसरा चरण है? विच ऑफ दिस इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें मोरल डेवलपमेंट की, तो पहला है सर क्या? सैद्धांतिक, प्रिंसिपल। दूसरा है कन्वेंशियल, पारंपरिक। तीसरा है प्री कन्वेंशियल, पूर्व पारंपरिक। और इनमें से कोई नहीं। तो सर दूसरा क्या होना चाहिए?
दूसरा हमारा क्या है कि सर इसका कन्वेंशनल होना चाहिए। इनमें से कौन सा नैतिक विकास का सेकंड स्टेज क्या है कि सर वो क्या होना चाहिए, पारंपरिक। कहते हैं ना परंपरा बनाम आधुनिकता, तो परंपरा जैसी चली आ रही है, आधुनिकता उसी को क्या करती है, फॉलो करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के दृढ़ विश्वास की ताकत के व्यक्तित्व माप को कहा जाता है। अ पर्सनालिटी मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन कन्विक्शन इज कॉल्ड। सर लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का ठिकाना, ईगो, कह रहा है दृढ़ विश्वास की ताकत को दिखाता है, ईगो, स्ट्रेंथ, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें सर ये किसको दर्शा रहा है, दृढ़ विश्वास की ताकत यानी क्या है ये, सर ये ईगो स्ट्रेंथ, इसकी क्या दिखा रहा है, सर इसको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईगो स्ट्रेंथ, अहंकार शक्ति को दर्शाता है दृढ़ विश्वास, कि नहीं सर हम तो करके ही मानेंगे। तो इसका क्या है, इसका ईगो स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्तित्व विशेषता है जो उसकी डिग्री को मापती है जिस तक लोग मानते हैं कि वे अपने भाग्य नियंत्रित करते हैं। इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्रीब्यूट दैट मेजर द डिग्री टू विच पीपल बिलीव दे कंट्रोल देयर ऑन फेट। तो इसे हम बोलेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल, कल्चर, वैल्यूज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एक व्यक्तित्व की विशेषता जो डिग्री को मापती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण को ठिकाना। क्या बोलेंगे, नियंत्रण को ठिकाना, लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 3 प्रकार के नैतिक मुद्दों में शामिल है सिवा। अब यहां पर देखिए 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इशू इंक्लूड एक्सेप्ट। सर कम्युनिकेशन इशू, सिस्टमैटिक इशू, कॉर्पोरेट इशू और इंडिविजुअल इशू। तो इनमें से कौन सा है जो सर नैतिक मुद्दों में शामिल है, इनमें से कौन सा नैतिक मुद्दों में शामिल नहीं। तो सर जो कम्युनिकेशन इशू है ये हमारा इथिकल इशू नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन इशू है ये हमारा इथिकल इशू नहीं है। सिस्टमैटिक इशू है, कॉर्पोरेट इशू है, इंडिविजुअल इशू है। नैतिकता नैतिक सिद्धांत और मूल है जो, इथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज विच गाइड फर्म बिहेवियर, गवर्न द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोवाइड एम्प्लॉय विथ रूल्स ऑन हाउ टू बिहेव, या आर लीगली इनफोर्सेबल। एक फर्म के व्यवहार का मार्गदर्शन करें, एक व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करें, कर्मचारियों को व्यवहार के तरीके के नियम प्रदान करें, कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो। अगर हम नैतिकता की बात करें तो सर ये क्या होगा, सर एक व्यक्ति के कार्यों को क्या करे, नियंत्रित करे, यही तो क्या है, नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ट्रूथफुलनेस इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विपणन संचार में सच्चाई का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इथिक्स नैतिकता, बिजनेस एथिक्स व्यावसायिक नैतिकता, मार्केटिंग एथिक्स, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका अगर हम 28 की बात करेंगे तो इसका करेक्ट ये खुद ही बोल रहा है, ट्रूथफुलनेस इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो सर ये किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्केटिंग एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 29, document that consist of all ethical standards and employer except from employee is classified as। दस्तावेज जिसमें सभी नैतिक मानक होते हैं जो नियोक्ता कर्मचारियों से अपेक्षा करता है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इथिक्स कोड, डिस्क्रिप्टिव कोड, प्रोसीडियल कोड और डिस्ट्रीब्यूटिव कोड। तो इसका सर कह रहा है डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल इथिकल स्टैंडर्ड्स। तो सर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं इथिक्स कोड। क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं एथिक्स कोड यानी आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 30, फेयरनेस ऑफ प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज।
प्रक्रिया की निष्पक्षता को वर्गीकृत किया गया है? डिस्क्रिप्टिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और फोर्थ है हमारा सर्वेंसेस जस्टिस, यानी वर्णात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, वितरात्मक न्याय और विच्छेद न्याय। तो प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कैसा न्याय है? तो सर ये प्रोसीजरल जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जस्टिस एंड फेयरनेस ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन इज ऑफन क्लासिफाइड एज, निर्णय के परिणाम की न्याय और निष्पक्षता को अक्सर वर्गीकृत किया जाता है। अब क्या किसकी बात कर रहा है? डिसीजन ऑफ ऑफन क्लासिफाइड, निर्णय। तो डिस्क्रिप्टिव जस्टिस वर्णात्मक न्याय है, प्रक्रियात्मक न्याय है, वितरात्मक न्याय है, या विच्छेद न्याय है? तो अगर हम 31 की बात करेंगे तो सर किसकी बात कर रहा है? निर्णय के परिणाम की निष्पक्षता, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सर जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये इसके कैटेगरी में आएगा, यानी वितरात्मक न्याय। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? मानक जो तय करते हैं कि संगठन के कर्मचारियों को किस तरह का आचरण करना चाहिए, स्टैंडर्ड दैट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड पोसेस। डिस्क्रिप्टिव जस्टिस होना चाहिए इनके साथ, प्रोसीजर जस्टिस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, या इथिकल जस्टिस होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 32 का। तो सर जो कर्मचारी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? तो सर उनका इथिकल जस्टिस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इथिकल जस्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द नैतिकता से आया, द वर्ड इथिक्स कम फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो सर ये इथोस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो अगर हम 33 की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथोज। एक सिद्धांतों का समूह जो लोग खुद रखते हैं, जो संगठन या समूहों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। A fill in the blanks is a set of principles that people hold themselves to or that are held by organization or groups। तो सर इसे हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ ऑनर, कोड ऑफ एथिक्स, इथिकल पर्सपेक्टिव, या इसे हम बोलते हैं प्रेरक युक्ति, परसुएसिव टैक्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर इसे हम बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कोड ऑफ एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 35, सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध होने की क्षमता है चाहे कोई भी स्थिति हो। इज द एबिलिटी टू कमिट टू डूइंग व्हाट इज राइट नो मैटर इज द सिचुएशन। कोई भी स्थिति हो बट आपको क्या करना है? सही काम करना है। क्या करना है? सही काम करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सर आपका उस काम के प्रति क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तभी आप सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब अगर आपके काम के प्रति क्या है? डेडिकेशन है, तो डेडिकेशन सबसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36, नैतिकता को ठीक से समझने के लिए आपके पास 2 क्षमताएं होनी चाहिए। पहला और दूसरी क्षमता है, देयर आर 2 एबिलिटीज दैट यू मस्ट हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड एथिक्स, द फर्स्ट इज एंड द सेकंड इज। अब क्वेश्चन नंबर 36 के ऑप्शन देखते हैं। पहला, एबिलिटी टू डिसर्न कंसंट्रेशन, पहचानने की क्षमता और एकाग्रता होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड डिवोशन, कल्पना करने की क्षमता और भक्ति। एबिलिटी टू डिस्गाइज एंड डेडिकेशन, भेद करने की क्षमता और समर्पण होना चाहिए। फोर्थ दिया है एबिलिटी टू जज एंड डिसीजन, न्याय करने की क्षमता और समर्पण होना चाहिए। तो सर अगर हम बात करें कि कौन से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो सर ये हमारे पास इथिक्स को समझने के लिए, किसको? इथिक्स को समझने के लिए हमारे पास 2 एबिलिटी होना चाहिए। सर पहला कि सर सही और गलत का हम क्या कर पाए? डिसीजन कर पाए, और दूसरा सर उसके बाद हम उस काम को डेडिकेटली कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी हमें सही और गलत के बारे में डिसीजन लेना है, और दूसरा सर इसके बाद उस काम को हमें डेडिकेशन से करना है। क्वेश्चन नंबर 37,
हम संचार की अखंडता के लिए सत्यता, सटीकता, ईमानदारी और कारण की वकालत करते हैं। यह एक प्रतिबद्धता है जो सबसे अधिक संभावना एक में पाई जाएगी। पहला, मिशन स्टेटमेंट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट या एम्प्लॉय हैंडबुक। सर अगर कम्युनिकेशन की सतत की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? तो सर कोड ऑफ एथिक्स में। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं? कोड ऑफ एथिक्स में, यानी आचार संहिता में लिखी हुई है। नेक्स्ट, fill in the blanks are beliefs and attitudes we have that can actually conflict with our ethical decision। हमारे विश्वास और दृष्टिकोण हैं जो वास्तव में हमारे नैतिक निर्णयों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। तो सर विश्वास और दृष्टिकोण क्या हैं? तो सर ये हमारे नैतिकता हैं, प्रिंसिपल्स हैं, गुण हैं या हमारे मूल्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा सर? ये हमारे क्या हैं? वैल्यूज हैं सर। क्या हैं? वैल्यूज हैं। एक इथिकल क्या है? वैल्यूज हैं जो हमें क्या करते हैं? विश्वास और दृष्टिकोण जो वास्तव में हमारे नैतिक निर्णयों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। तो हमारे क्या हैं? तो सर ये हमारी मोरल वैल्यूज हैं। क्या है? मोरल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट अंडरमाइंस परसेप्शन एंड कम्युनिकेशन। पाठ के अनुसार क्या अनुनय और संचार को कमजोर करता है? यानी जो हमारा कम्युनिकेशन को क्या कर सकता है? वीक करता है। फैक्ट्स, लाइंग, स्टोरी टेलिंग एंड इमोशंस। तो सर ये क्या हमें कमजोर कर सकता है? तो सर ये लाइंग जो है यानी झूठ बोलना जो है सर ये कम्युनिकेशन को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। क्या कर सकता है? कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, वह डिग्री जिस पर दूसरे हम पर निर्भर हो सकते हैं प्रतिष्ठा की तरह इसे बनाने में जीवन भर लग सकता है और नष्ट करने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। इज द डिग्री टू विच अदर्स कैन डिपेंड ऑन अस लाइक रेपुटेशन, इट्स टेक अ लाइफ टाइम टू बिल्ड एंड ओनली सेकंड टू डिस्ट्रॉय। सर लाइकेबिलिटी, संभावना, परसिस्टेंस विद्या, रिलायबिलिटी और एलोक्वेंस यानी वाग्मिता। तो सर अगर हमें हमारी विश्वसनीयता, कहते हैं ना अगर आपको किसी के प्रति विश्वास जगाने में आपको सालों साल लग जाते हैं, लेकिन अगर विश्वास को खोना है तो आप एक सेकंड में, अगर आपके ऊपर कोई क्या कर दिया, एलिगेशन लगा दिया, तो आपकी विश्वसनीयता एक सेकंड में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लायबिलिटी यानी आपकी विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 41, हमारे कार्यों के लिए सही कारण है जब हमारे पास खोने या प्राप्त करने के लिए कुछ होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आर द ट्रू रीजंस फॉर आवर एक्शंस व्हेन वी हैव समथिंग टू लॉस और गेन एज अ रिजल्ट। तो सर क्या होना चाहिए? मोटिव्स, स्कीम्स, प्लान्स या रिशेस। तो सर हमारे कार्यों का एक सही कारण, हमारे पास खोने या प्राप्त करने के लिए कुछ होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? तो सर हमारे पास एक मजबूत इरादा होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई एक मोटिव होना चाहिए कि सर हमें पढ़ना क्यों है, कि हमारा मोटिव है कि सर पढ़ें हम क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद हमें क्या होगा? सर हमें प्रमोशंस मिलेंगे, अच्छी जॉब से मिलेगी, अच्छी जॉब से मिलेगी। तो सर अच्छे से क्या है, हम अच्छी अच्छी चीजें कर पाएंगे सर, अच्छी जगह घूम पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट 42, इथिकल बिहेवियर इज अ मैटर ऑफ। नैतिक व्यवहार का क्या विषय है? कर्तव्य दिखाने के मानकों और व्यापार की जरूरत है? नहीं। ओबिंग द रूल्स, नियमों का पालन करना, सुविचारित निर्णय पर काम करना, एक्टिंग ऑन अ कंसीडर्ड जजमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम सर बात करेंगे कि सर इथिकल बिहेवियर का विषय क्या है, तो सर एक्टिंग ऑन अ कंसीडर्ड जजमेंट, सुविचारित निर्णय पर काम करना, यही हमारा क्या है? इथिकल बिहेवियर का मैटर है। क्वेश्चन नंबर 43, बिजनेस एथिक्स आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल एथिक्स। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। व्यावसायिक नैतिकता मूल रूप से व्यक्तिगत नैतिकता से भिन्न होता है, ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो सर अगर हम बात करेंगे तो जो व्यावसायिक नैतिकता मूल रूप से व्यक्तिगत नैतिकता से भिन्न होती है, यह बिल्कुल क्या है? अगर हम बात करेंगे
तो सर यह क्या है? गलत है। सर नैतिकता तो क्या होती है? नैतिकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सभी अनैतिक कार्य अवैध हैं। ऑल अनइथिकल प्रैक्टिसेस आर अलीगल। सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर सभी अनैतिक कार्य अवैध हैं? नहीं सर, कुछ क्या है? वैध भी तो हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये गलत है सर। ऑल अनइथिकल प्रैक्टिस आर अनलीगल, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, नैतिकता इस बात का अध्ययन है कि समाज में क्या सही माना जाता है। मोरल्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज थॉट टू बी राइट इन सोसाइटी। तो सर ये तो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नैतिकता क्या है? सर इसी बात का तो अध्ययन है कि समाज में क्या सही माना जाता है और क्या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सामान्य नैतिकता और नैतिकता एक ही अनुशासन है। नॉर्मेटिव्स, एथिक्स एंड मोरल आर द सेम डिसिप्लिन। बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, तो सर ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स है। कि सर हमसे कह रहा है कि सामान्य नैतिकता और नैतिकता एक ही अनुशासन है? नहीं। अगर आप इथिक्स की बात करेंगे तो जो हमारा नॉर्मल है उससे क्या है? डिफरेंट है, यानी ये क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट, नैतिकता हमेशा निष्पक्ष होती है। इथिक्स इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। बिल्कुल सर, अगर नैतिकता है तो वो क्या होगी? सर वो बिल्कुल क्या होगी? निष्पक्ष होगी, यानी जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इथिक्स इज अ पॉपुलिज्म। नैतिकता लोक लुभावनवाद है। ये ट्रू है या फॉल्स? इसकी बात कर रहे हैं 48 की। सर बिल्कुल भी यह गलत है। नैतिकता लोक लुभावनवाद नहीं है। क्या है? नैतिकता तो सर सही को सही और गलत को गलत बोलने का क्या है? एक एथिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सही और गलत की हमारी समझ को हमारी संस्कृति ने आकार दिया है, इसलिए विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों की नैतिकता संघर्ष में हो सकती है। Our understanding of right and wrong is shaped by our culture, hence ethics of persons from different culture may be in conflict. संस्कृति ने आकार दिया है, क्या ये सही है कि क्या है? गलत है। बिल्कुल सर, कोई भी चीज सही या गलत है ये हमारी संस्कृति में ही दिया हुआ है। और सर विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों की नैतिकता संघर्ष में हो सकती है। बिल्कुल, जब आप संघर्ष करते हैं तो आपको नैतिक मूल्यों में रहकर ही संघर्ष करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्या दिया हुआ है? पाठ के अनुसार संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन हु रिसीव्ड अ मैसेज। यदि किसी व्यक्ति को एक संदेश प्राप्त होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? यदि संदेश में महत्वपूर्ण या समय के प्रति संवेदनशील जानकारी हो तो उसे तुरंत पढ़ें। संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, टू रिले द मैसेज टू मैनी पीपल एज पॉसिबल। सर पहले हम उसे जांच लें, परख लें कि सर ये सच है कि नहीं है, कि फेक न्यूज तो नहीं है। तो सर बी तो बिल्कुल भी क्या है? गलत है। फिर कह रहा है प्रेषक की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए और यदि प्रेषक अनैतिक हो रहा है तो उचित कार्रवाई करें, टू चेक द क्रेडिबिलिटी of the sender and if the sender is being unethical take appropriate action। सर बिल्कुल सही हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए गलत हाथों में ना जाए। सर अगर हमें कोई संदेश मिला है तो पहले हम उसकी फैक्ट चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सर इसका अप्रोप्रिएट यानी सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले सर हम इसकी क्या करें? विश्वसनीयता की जांच करेंगे। फिर सर यदि यह अनइथिकल है यानी गलत है तो उसके प्रति हम क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। तो दोस्तों ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन इथिक्स एंड मोरल वैल्यूज के, जिसे आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपके हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हें कुछ ही दिनों के बाद आपके पास लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।